क्लास स्टार्ट नहीं फिर तो बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट को शुरू करने पर ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने यहां से पीछे का कंटेंट अगर बहुत अच्छे से नहीं भी कर रखा है तो मैं समझता हूं इस यूनिट को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस यूनिट का जो इंटरलिंक है वो जो पीछे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम इंटरलिंक है, तो आप लोग यहां से बड़े आराम से कर सकते हैं। यूनिट का नाम है हम लोगों का ऑप्टिक्स। सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6। टोटल वेटेज है इसकी 16 मार्क्स और ऑल अबाउट 27 पीरियड्स में ये हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस हम लोगों का वही रहेगा, पहले हम लोग कंटेंट करेंगे, कंटेंट के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हर क्लास में, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। आज शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खत्म नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट की वेटेज कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। अगर मैं देखूं तो जो हमारा थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वेटेज हमें काफी कुछ मिली थी आउट ऑफ 100। कंटेंट आप लोगों ने डिस्कस किया था, फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स काफी थे। लगभग वैसा ही सिनेरियो यहां पे है, कंटेंट भी हमारा काफी कुछ यहां पे है और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स काफी कुछ हम लोगों को मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो काफी कुछ वेटेज हम लोगों को यहां से मिलती है। दूसरी चीज, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को आसान भी लगती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बहुत आसान है, फिजिक्स तो फिजिक्स है, अब उसको हम ये तो नहीं कह सकते हाँ एक तरह से आसान बन सकती है। या तो हम इसमें से कुछ स्किप करें, या हम कुछ ना पढ़ें, या एक सिर्फ ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हाँ डीप में हम जाएंगे तो यहां भी काम तो करना ही पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा सिलेबस को लेकर के, चैप्टर्स को लेकर के। तो ये जो हमारे 16 मार्क्स की यूनिट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 को कवर करती है, एज वेल एज चैप्टर नंबर 10 को कवर करती है। यहां से हमारा एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम 2 है यानी बुक 2 है वो शुरू हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में हम लोगों को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स के बारे में एज वेल एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और चैप्टर 10 में हम लोगों को डिस्कस करना है वेव ऑप्टिक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में जैसा मैंने अभी डिस्कस किया रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग ऑप्टिक्स की बात करें, लाइट से रिलेटेड काफी सारे फिनोमिनास की बात करें, तो देखिए यहां हर फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, फिनोमिना कहां मिल रहा है हमें, नेचर में मिल रहा है, तो नेचर में मिलने वाले लाइट से रिलेटेड सारे के सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम अकेले रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे बेस्ड नहीं रह सकते, वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे बेस्ड नहीं रह सकते। नो डाउट हम लोगों को यहाँ ड्वेल नेचर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। अगर मैं रे और वेव की बात करूं तो ऐसे मान लीजिए कि रे का जो कॉन्सेप्ट है वो वेव का एक लिमिटेड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। अभी बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ रे ऑप्टिक्स के जो सिलेबस की बात है उसको पहले डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी लाइट बीम अगर एक सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो हम लोग उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में हमें मिरर के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा फिनोमिना हम लोगों का आता है रिफ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए यहां पे एयर है और यहां सपोज वाटर है, एक लाइट रे आई और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो बेसिकली यहां कुछ चेंजेस आते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक स्पेशल फॉर्म है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस
ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए यहां पे बेसिकली प्रोसेस तो यही होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है, लेकिन वो इंसिडेंट एंगल डिफर होने की वजह से सेम मीडियम में वापस आ जाती है। इसे हम लोग TIR के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है। लेंस को हम लोग जानते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए जो भी कुछ हम लोग लेंसेज के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे उसे हम लोग यहाँ अलग नाम देंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। यहीं से थिन लेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। देखिए लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो हम लोग यहां दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। देन आफ्टर मैग्निफिकेशन, हम लोग छोटी छोटी कई सारी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मैग्निफिकेशन इन जनरल लैंग्वेज। कोई भी लेंस कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है, इस चीज को अगर मैं मेजरमेंट की फॉर्म में लेके आता हूं, दैट विल बी टर्म्ड एज पावर ऑफ ए लेंस। इसके बाद कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे। दो पतले पतले लेंसों को आपस में एक दूसरे के साथ रख करके अगर मान लीजिए हम कोई लेंस बनाना चाहते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इवन दैट जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे तो वहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी पढ़ेंगे, यानी एक लेंस होगा और एक मिरर होगा, उसको कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स वी विल मूव फॉरवर्ड, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर शेप का आप लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसे प्रिज्म कहते हैं। जनरली छोटी क्लासों में प्रिज्म से हम लोग सीखते थे सनलाइट को या व्हाइट लाइट को कैसे डिफ्रैक्ट किया जाए या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में यहां आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे एक टाइनी पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल या जो इफेक्ट है वो हम लोगों को मिलता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। आसमान जो ब्लू हमें दिखता है उसके पीछे जो ऑप्टिकल फिनोमेना है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स सन के रेडिस अपीयर होने की बात हम लोग करें सनराइज पे या सनसेट पे, तो वो भी हम लोग स्कैटरिंग के बेसिस पे ही समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं और एक कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी आई। तो डियर स्टूडेंट्स आई के बारे में तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। आई होप सो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो स्टैंड फॉर 10 टू पावर 6, 10 टू पावर -6, यानी जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं अगर उनको मैं देखना चाहता हूं, एनलार्ज करके देखना चाहता हूं, तो मुझे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट इज टर्म्ड एज माइक्रोस्कोप। तो कैसे बनता है, क्या मैग्नीफाइंग पावर होती है, क्या कोर्स ऑफ रे होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। देन आफ्टर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। टेली का मतलब होता है दूर, यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं अगर उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नजदीक ला करके देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज टेलीस्कोप। कैसे बनता है, क्या मैग्नीफाइंग पावर होती है, ये सब हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। इवन दैट जो टेलीस्कोप है वो दो तरह का होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें इंटेंसिटी अच्छी होती है, दूसरा है रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसमें कंपैरेटिवली इंटेंसिटी कम होती है। डियर स्टूडेंट्स तो दोनों के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मैग्नीफाइंग पावर हमें पढ़नी है। नेक्स्ट इसी यूनिट का चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स वेव ऑप्टिक्स के सिलेबस के बारे में हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अब चूंकि यहां कंसोलिडेटेड यूनिट का कॉन्सेप्ट दे रखा है इसलिए मैंने सिलेबस यहां डाल रखा है, तो इसके बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में तभी पढ़ेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, यानी इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जैसा मैंने अभी बताया था there are so many experiments belongs to optics जो हम लोगों को लैब में जाके करने हैं। डिफरेंट केसेस में u और v की बात हम लोग करेंगे, वहां ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉनकेव के लिए लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए लेंगे, मिरर के लिए लेंगे, लेंस के लिए लेंगे।
फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया मिरर का और लेंस का। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के समय में क्या करना है, कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। डायरेक्शन की एक बात और ध्यान से समझें, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखते हैं जैसे ये कॉम्बिनेशन है मिरर और लेंस, वो कहीं नहीं कहता कि हमारे सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर वो हम लोगों से न्यूमेरिकल डिस्कस करता है हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में। तो बी केयरफुल कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी हम लोगों को प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, यानी हमें वो प्रॉपर पढ़ना है। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हमसे डिस्कस हो सकता है या सीबीएसई में पीछे हुआ है। तो ये बात आपको यहां से थोड़ा सा दिमाग में रखनी होगी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे सिर्फ हवा में ना लें। अगर हमें 70 आउट ऑफ 70 चाहिए थ्योरी में, तो नो डाउट जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो भी हमें प्रॉपरली परस्यू करने चाहिए। प्रैक्टिकल का तो अलग कॉन्सेप्ट है, 30 में से 30 आउट ऑफ 30 मिलता है, 29 मिलता है, 28 मिलता है, 16 मिलता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर 70 आउट ऑफ 70 भी मुझे चाहिए तो मुझे प्रैक्टिकल्स को प्रॉपर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बारे में। 1/u 1/v का ग्राफ हो सकता है, v और u का ग्राफ हो सकता है। फिर हम लोग आगे बात करना चाहेंगे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बेसिस पे हमारा एक्सपेरिमेंट है। फिर हमारा प्रिज्म का है मिनिमम डेविएशन निकालने का। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ लैब में करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। आई होप सो आप सीख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी चीज को ओवरलुक नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ उसको तरीके से परस्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 लिस्ट में है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। अगेन ये लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है, और अगर आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको कई बार लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है। ये एक्टिविटीज है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी फाइल आपको मेंटेन करनी होती है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं उनके सामने परस्यू करके दिखानी होती है। तो आई होप सो आप इनको एक बार पढ़ेंगे, और जब हम यहाँ लैब की बात करेंगे तो लैब में सारा कुछ आपको सिखाएंगे। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, मैं बढ़ना चाहूंगा इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट के बारे में। देयर आर सो मेनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑप्टिक्स की वेटेज क्या है। 16 मार्क्स की वेटेज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर यहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट की बात है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, एग्जामिनेशन हो, उसमें आप ऐसे मान लीजिए कि 8 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी 3 मार्क्स की आपको मिलनी ही मिलनी है। अब इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट भी आपने यहां से बना लिया तो 3 मार्क्स का वो हो गया। तो आप ऐसे मान लीजिए 8 + 3 + 3 कितना हो गया 14, 14 16 कितना हो गया 30, और 30 के बाद में डियर स्टूडेंट्स अभी ड्वेल नेचर हम लोग इससे आगे वाली यूनिट डिस्कस करेंगे। तो ड्वेल नेचर भी मैं ऐसा कहूंगा कि एक्सटेंशन ऑफ ऑप्टिक्स है। जब तक ऑप्टिक्स आपका नहीं होगा ड्वेल नेचर आपको आ ही नहीं सकता। यानी ऑप्टिक्स की ही कुछ फिनोमिना है जिनको हम लोग ड्वेल नेचर या पार्टिकल नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो 4 मार्क्स की वो यूनिट है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो 34 मार्क्स का वेटेज आप लोगों का हो गया आउट ऑफ 100। 34 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 100 मींस अगर किसी बच्चे को सिर्फ टैग लगाना है कि मैं पास हो गया फिजिक्स में, वो सिर्फ अगर ऑप्टिक्स को ही तरीके से कर लेता है तो पास हो जाएगा। 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, उसे तो पास होने का टैग चाहिए, 2-3 नंबर का ग्रेस भी मिल जाएगा। 34 का कंटेंट तैयार करके गया, 30 मार्क्स भी अगर उसके आ गए पास हो गया ग्रेस लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वैसा तो नहीं करना, लेकिन मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि इसकी वेटेज जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स का सिलेबस हम लोग शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि जो हमारी पहली क्लास होती है किसी भी चैप्टर की, उसमें मोस्टली टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे वो हम लोग यूज करते हैं। आपको आसान भी लगेगा बिकॉज ऑफ आप बहुत दिनों से ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है? Exactly, it's a branch of physics which deals with the study of nature
प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट यानी जो प्रकाश है उसकी नेचर के बारे में स्टडी, उसका प्रोडक्शन के बारे में स्टडी और एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी। ये तीन काम जो ब्रांच करती हो फिजिक्स की, उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी है, जिनमें पहली कैटेगरी आती है रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, रे क्या है? अगर मैं रे के रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो एक स्मूथ थिन स्ट्रेट लाइन से मैं इसको शो करता हूं और जहां इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसके ऊपर एरो लगाता हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं हम लोग इसको? बेसिकली रे ऑप्टिक्स जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करती है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ी है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी हमारे जैसे ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस, जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो सारे के सारे रूल्स जो हैं यहां पे फॉलो होते हैं। इसलिए हम लोग इसको रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं डिफाइन की बात करता हूं। अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी लिखनी होती है या किसी को डिक्टेट करनी होती है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन। नेचर तो पार्टिकल वाली ही है, लेकिन कंटिन्यूअस पार्टिकल्स हैं जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं। मैंने भी यहां आपको रे का रिप्रेजेंटेशन दिया, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट एनर्जी के आगे प्रोपेगेट होने की बात की, उसी को यहां पॉइंट बना करके दिया हुआ है हमने नोट्स की फॉर्म में, द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे ऑप्टिक्स है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो रिफ्लेक्शन के लॉज एज वेल एज रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करेगी। डियर स्टूडेंट्स, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन मिरर एंड लेंसेज। लेंस और मिरर में जो बनने वाली इमेजेस हैं उनको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स के बिहाफ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी जो सब ब्रांच है ऑप्टिक्स की, वो है वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेव? एग्जैक्टली वेव जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें दिमाग में आना चाहिए कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस which can propagate energy from one place to another place without affecting the energy and momentum of intervening medium। जिस मीडियम के थ्रू वेव पास हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स की एनर्जी एंड मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस की फॉर्म में एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी, प्रोपेगेट हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं वेव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेव नेचर है इसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मोस्टली फिनोमिना हैं उनको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बिहाफ पर ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल फिनोमिना बहुत सारे, देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं जिसको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों के बिहाफ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मैं बात करता हूं कुछ ऐसे फिनोमिना की जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बोले तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको लूंगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। लाइट एडेड टू लाइट गिव्स डार्कनेस। आपको शायद इस पर विश्वास नहीं होगा कि लाइट को लाइट के साथ अगर ऐड किया जाए तो उससे डार्कनेस मिलेगी। हाँ बच्चों, बिल्कुल मिलती है। कैसे मिलती है, किस फिनोमेना से मिलती है? वही है इंटरफेरेंस। बेसिकली एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कमरे में मान लीजिए एक लाइट सोर्स पहले से जल रहा है और उसका आइडेंटिकल दूसरा लाइट सोर्स हम लोग उसी रूम के अंदर ऑन कर दें, तो इट मे बी कुछ प्लेसेस पर डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, रोशनी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। अजीब सा लगता है देखने में, लेकिन ये ट्रुथ है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा हम लोग शो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में, यानी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबको पता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन घर का जो अंदर वाला कमरा है
उसमें भी कुछ न कुछ उजाला रहता है दिन के समय में, रात के समय में तो नहीं होता। लाइट तो सीधी चलती है, जब लाइट सीधी चलती है तो भैया अंदर वाले कमरे में उजाला कहां से आ गया? समवेयर डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन के अंदर, जो कि वेव ऑप्टिक्स से गवर्न होता है। देन आफ्टर पोलराइजेशन, restricting electrical field vectors in a particular direction is termed as polarization. ये स्टूडेंट्स, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर हमें डिस्क्रिमिनेट करना होता है, अलग अलग करना होता है, तो हम लोग वहां पोलरॉइड यूज करते हैं। एक लीवो रोटेटरी होता है, एक टेस्टो रोटेटरी होता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पोलराइजेशन क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन के अंदर। तो बेसिकली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स। रेफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बिहेवियर ऑफ लाइट एट ए इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो अलग अलग मीडियम हैं, उनके इंटरफेस पे लाइट का क्या बिहेवियर होगा, ये बात हम लोगों को यहां पे समझनी है। सपोज मेरे पास में ये कोई एक हार्ड बाउंड सरफेस है, एक तरफ अलग मीडियम है, दूसरी तरफ अलग मीडियम है। एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, यहां पे एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ ग्लास है, वाटर भी हो सकता है, डजंट मैटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक मीडियम में कोई भी लाइट रे लेकर के आता हूं, इस इंटरफेस से इंटरसेक्ट कराता हूं, टकराता हूं, तो ऐसी स्थिति में तीन चीजें पॉसिबल है। नंबर वन, इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला जाएगा, कुछ पार्ट पता ही नहीं लगेगा कहां गया, यानी इट मे बी एब्सॉर्ब्ड बाय मीडियम, सेकंड मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो दूसरे मीडियम में चला गया दैट इज रिफ्रैक्टेड पार्ट, और जो एब्सॉर्ब हो गया मीडियम के अंदर, पता ही नहीं लगा कहां गया, दैट इज एब्सॉर्प्टिव पार्ट। तो ये तीन फिनोमिना हमारे हो सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन को डिफाइन हम लोगों ने यहां पे किया हुआ है। ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, यानी जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में वापस आ जाता है। दिस इज टर्म्ड एज, और दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये इंटरफेस है, सरफेस है, यहां जो भी लाइट रे आकर के गिर रही है दैट विल बी टर्म्ड एज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर जाकर के गिरेगी दैट इज इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं दैट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन से इंसिडेंट रे की तरफ जो एंगल बनेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग जनरली स्मॉल आई से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का अगेन मीनिंग वही, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, तो एक अगेन एंगल बनेगा नॉर्मल टू सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? जो इंसिडेंट पॉइंट पे टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल टू सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, रे ऑप्टिक्स का जनरल फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का बेसिस, रिफ्लेक्शन का लॉ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद तो पहले से होगा लेकिन मैंने सिर्फ रिकॉल कराया। देन आफ्टर आई वांट टू स्टेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? एक पर्टिकुलर पार्ट दूसरे मीडियम के अंदर चला जाता है, नो डाउट, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानेंगे। रिफ्रैक्टेड रे भी एक छोटा एंगल बनाएगी नॉर्मल टू सरफेस के साथ, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दोनों से मैंने डिस्कस किया।
अब स्पेल आप लोगों को सही से याद कर लेना है, वही लिखना है। अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे तो उसका नुकसान क्या होता है आपको पता ही है। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन को मैं समझा चुका हूं नेक्स्ट पैरा में, जो ट्रांसमिटेड वाला पोर्शन था। कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्प्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन आफ्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ भी बड़ा आसान सा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 6th-7th में ही आई थिंक शुरू कर दिया था। क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे will lie in same plane and coincide at a point. Dear students, law of reflection are valid for both cases of plane and curved reflecting surface. मेरा reflecting surface यहां मैंने दोनों केसेस में plane दिखाया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर ये curved surface है तब भी मेरे law of reflection दोनों के दोनों equally valid होंगे। तो dear students, ये दोनों law हमारे क्लियर हो गए। Then after I want to discuss और एलोब्रेट स्फेरिकल मिरर्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे मिरर जो किसी स्फीयर से काट करके बनाए गए हों या जिनका सरफेस स्फेरिकल हो। अब स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल मिरर्स जानना बड़ा आसान सा हो जाता है। देखिए, मैं एक अगेन यहां पे एग्जांपल लूंगा, डायग्राम तो है ही, साथ में एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सरफेस हम लोगों को दिख रहा है, दैट इज स्फेरिकल सरफेस, दिख रहा है ना सबको, दैट इज स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेरिकल सरफेस का अगर एक पार्ट मैं काट लूं, नहीं निकल पा रहा, कोई बात नहीं, एक पार्ट अगर मैं इसका काट लूं, अलग कर लूं और उसको एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करूं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आल्सो बी नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब मिरर की बात हम लोग करते हैं तो मिरर में किसी एक सरफेस पे हम लोगों को पॉलिश करना होता है, एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना होता है, तब वो हमारा मिरर की तरह से काम करता है। प्लेन मिरर तो हम सबने देखे हैं, नॉर्मली हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल पे लगा होता है या किसी शोरूम में जाते हैं तो वहां बहुत सारे लगे होते हैं। लेकिन कर्व मिरर अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो वैक व्यू मिरर इन योर कार या इन योर स्कूटी, स्कूटी में पीछे वाला जो एरिया है उसको देखने के लिए आगे दो कान से खड़े रहते हैं ना, समझ गए होंगे, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। डियर स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स कैसे बनता है, ये बात जरा हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक परफेक्ट हॉलो स्फीयर है, दैट इज परफेक्ट हॉलो स्फीयर। अब इस परफेक्ट हॉलो स्फीयर से एक पर्टिकुलर छोटा सेक्शन मैंने काट दिया, मान लीजिए ए बी, ये सेक्शन मैंने काट दिया। अब अगर मैं इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश लगा देता हूं, आउटर सरफेस पे पॉलिश अगर मैं लगा दूंगा तो इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, और अगर मैंने इसके इनर सरफेस पे पॉलिश लगा दी तो ऑब्वियसली आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखा रखा है। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनको नाम देते हैं। यहां जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव जैसा है, गुफा जैसा है, दैट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। और यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस उथला है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो आई होप सो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कौन से पोर्शन को इनमें सिल्वर किया जाता है, रटोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जब दो चीजें एक जैसी होती हैं तो कहीं ना कहीं रटने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक सिंगल कोई आइसोलेटेड चीज है, रटा जा सकता है, लेकिन कितनी रटोगे, इतना सारा कंटेंट तो पहले से पढ़ के आए हो, अभी इतना सारा और पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारा है, मैथ्स में भी है, बायो में भी है, तो भैया कहां तक रूट मेमोरी में डालोगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग में डालो, और एक सिंपल सा फंडामेंटल लॉ है, जिस दिन जो काम मैं करा रहा हूं बस उस दिन कर लो, आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं,
मैंने इनको यहाँ पे डिफाइन की फॉर्म में लिख रखा है, जो भी आपको एक्सप्लेन किया है उसी चीज को यहाँ मेंशन किया है। A spherical mirror in which the reflection of light takes place from the inner hollow surface। मैंने इसको केव जैसा कहा था, ये इनको inner hollow surface कह रहे हैं। चलेगा, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी जो हमारा इनर सरफेस है उसको हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, जो आउटर सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यहां और डिस्कस करना चाहूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना नेमिंग के पता नहीं लगता। अब मान लीजिए आप गए अपने नानी के यहाँ और वहां मामा के मौसी के बहुत सारे भाई बहन मिल गए। घर में तो इतने सारे भाई बहन आपने कभी देखे नहीं, चाचा ताऊ के हैं लेकिन फिर भी वो उतने नहीं है। तो भैया जब तक सबका नाम नहीं पता होगा तब तक कैसे उनसे इंटरेक्ट करोगे? तो नाम तो सबसे पहले पता होना चाहिए। गुड। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, सबको एक एक रोल नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। भैया तेरा रोल नंबर 1 है, तेरा नंबर 40 है, तेरा 39 है। रोल नंबर से सारे काम हो जाते हैं। जस्ट लाइक यहां हम लोग नेमिंग की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन, ये मेरे पास सपोज कोई हॉलो परफेक्ट स्फीयर है। इस हॉलो परफेक्ट स्फीयर का जो सेंटर होगा इसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानूंगा। इस हॉलो स्फीयर से एक छोटा सा सेक्शन मैंने काट दिया ए बी। जो मेरे पास एक छोटा वाला पोर्शन है इसको मैं पॉलिश करके मिरर बनाऊंगा। इस छोटे वाले पोर्शन का जो सेंटर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट होगा कहां पर सिचुएटेड? प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड, दैट विल बी टर्म्ड एज फोकस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, टेढ़ेपन की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? एग्जैक्टली जो भी एक सेक्शन मैंने काटा हुआ है स्फेरिकल सरफेस का, उसका जो मेरे पास एक तरह से मैं कहूंगा लेंथ मिलता है, उसे मैं क्या कहता हूं? अपर्चर कहता हूं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे पास ज्यादा होगा। जितना छोटा अपर्चर होगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉलिश की जहां तक बात है, मैं अगर बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करता हूं दैट इज कॉनकेव मिरर, और अंदर वाले सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर देता हूं दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। जहां तक अपर्चर की बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात है, पोल की बात है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम ही रहेंगे। सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, क्या? दैट इज सिल्वर्ड सरफेस। कौन सा किया हुआ हमने, इनर या आउटर? तो डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट गो फॉर रूट मेमोरी। मैंने इस डायग्राम के ऊपर सारी चीजों को आपको क्लियर किया हुआ है। अगर डिफाइन लिखने के लिए कभी आती है तो आप यहां से लिख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए ये सारी डिफाइन यहां पे दे रखी है। पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लीनियर अपर्चर क्या है, एंगुलर अपर्चर क्या है। एक नई बात यहां पे, एंगुलर अपर्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है, दैट इज स्फेरिकल सरफेस, और ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंगल सबटेंड करेंगे दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाले आउटर एंड से, इस वाले आउटर एंड से, और सेंटर पर एक एंगल बनेगा। और ये एंगल भी कैसा होगा? ये एंगल आपका सॉलिड एंगल या लीनियर एंगल, दोनों तरीके से हो सकता है। तो जब लीनियर होगा तो दैट इज लीनियर एंगुलर अपर्चर, और सॉलिड एंगल की फॉर्म में दिखाओगे दैट इज सॉलिड एंगुलर अपर्चर। अब देखिए, किसी चीज की लिमिट तो है ही नहीं फिजिक्स में। मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतनी चीजें और निकलते चले आएंगी। तो यहां हमें सिर्फ और सिर्फ एंगुलर अपर्चर की ही बात करनी है।
It is the angle ACB subtended by the boundary of the spherical mirror at the center of curvature C. That's the thing. Principal focus अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन उसकी डिफाइन थोड़ी अलग हमने यहां दे रखी है. A narrow beam of light parallel to principal axis either actually converges or appears to diverge from a point that is termed as principal axis. Dear students, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की, तो आप लोगों को निश्चित रूप से लर्न कर लेनी चाहिए. मैं फिर एक बार बता देता हूं. ए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस और appears to diverge from a point F on the principal axis after reflection from the spherical surface is termed as principal focus. इवन मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से हाईलाइट भी कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अगर आपसे डिस्कस होती है तो यही डिस्कस होती है. चलिए अब मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूं. अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. देखिए ये आपके पास में मिरर है, कॉनकेव मिरर है, सबको दिख रहा है. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है. इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट ऑफ रेज हमने दे रखी है. ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होती है. दैट विल बी टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस. इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूं रिलेटेड टू व्हाट कॉन्वेक्स मिरर. तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट. द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जाने वाली लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती हुई सीम्स होंगी, इमेजिनरी कन्वर्ज होंगी. ऐसा नहीं है कि यहां पे पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ यहां तो ओपेक मीडियम आ गया था. तो दैट इज व्हाट प्रिंसिपल फोकस. तो कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस एक तरीके से रियल होता है और कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी होता है, लेकिन दोनों की डिफाइन में कोई अंतर नहीं है. डिफाइन दोनों की एक जैसी है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. वैसे तो टर्मिनोलॉजी सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैंने एक मिरर लिया और डियर स्टूडेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना और सीखना बहुत आसान सा काम है. इस मिरर को मैं कह सकता हूं क्या, कॉनकेव, बिकॉज ऑफ इसकी जो केव वाली अंदर वाली साइड है वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है. अब डियर स्टूडेंट्स जो इसका पोल है, यहां पोल पर मैंने क्या कर लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया. अगर मैं समझने के लिए देखूं तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. डियर स्टूडेंट्स जो लाइट रेज मेरी आ रही हैं वो ये आ रही हैं, इस तरह से लाइट रेज मेरी आ रही हैं. अब ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ पॉजिटिव होगी. कहां से मेजर करोगे, हमेशा पोल से या ओरिजिन से ही आप लोग मेजर करते हो. मैंने सिंपलिसिटी के लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था उसके ओरिजिन पे ही पोल को कंसीडरेशन में ले लिया. तो डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा हाइट भी पॉजिटिव होगी और लेंथ भी पॉजिटिव होगी. अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखिए हाइट पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस है, और जो डिस्टेंस होंगी वो नो डाउट अगेन पोल से ही मेजर होंगी, तो दैट विल बी नेगेटिव. अब जरा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं. मेरा वाई एक्सिस नेगेटिव में है तो हाइट का कॉन्सेप्ट जो भी होगा डेप्थ नहीं कहेंगे, हाइट ही कहेंगे, लेकिन नेगेटिव होगी. एज वेल एज जो डिस्टेंसेस में मेजर करूंगा अगेन वो भी नेगेटिव होंगी. फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं. जो हाइट का कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ एट नेगेटिव वाई एक्सिस, और जो लेंथ का कॉन्सेप्ट होगा, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा, दैट मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट इज एट पॉजिटिव एक्सिस. तो दैट सिंपली इट्स अ कंपैरिजन जिससे कि आप कभी भूलेंगे नहीं. बाकी बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात अगर हम लोग करते हैं
तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होती है, कहां से मेजर होती है? पोल से मेजर होती है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होती है, कहां से? पोल से, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मेजर होती है, कहां से? अगेन पोल से, दे आर बी नेगेटिव। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिधर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज पॉजिटिव। अब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव है, तो इमेज अगर ऊपर की तरफ ही बनती है तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर गलती से उसने ऑब्जेक्ट अपना नीचे रखा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हालांकि कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और कंफ्यूजन को रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला मैंने पहले आपको डिस्कस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यू हैव टू समराइज ऑल द थिंग्स फ्रॉम वेयर? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोग सारी सीख लें, इसको रिवाइज कर लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्यान से ग्रैस्प कर लें। बाकी जो चीजें हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल मिरर, यहां से अगर हम देखें तो हमारे डेरिवेशन शुरू हो जाते हैं, तो इनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, कीप सेफ।